नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है इसे ही जीवन कहते हैं। और इस जीवन के कई अंग हैं। बाल्यावस्था है, जवानी है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था है। आप कहेंगे सर, आज तो आप पूरी तरह से फिलोसफर बन गए हैं, दार्शनिक के मूड में है। जी हाँ, बिल्कुल। आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि उसके साथ हमें जीवन की बात करनी पड़ेगी। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। यानी कि अभी जो भारत की आबादी है उसमें अधिकांशतः आबादी जो है युवाओं की है। युवा मतलब अपने आप को आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप मुझे देखिए, हम लोग जो है युवा हैं, ठीक है। लेकिन क्या यह देश हमेशा ही ऐसा युवा रहेगा? क्या हम अभी जैसे हैं हमेशा से ऐसे थे? हमारा बाल्यकाल भी बीता है और समय के साथ हम और भी उम्र बढ़ेगा और हम वृद्धावस्था की तरफ चलेंगे। यही बातें जो है नीति आयोग ने सरकार को समझाया है। अब नीति आयोग कौन है? नीति आयोग थिंक टैंक है भारत सरकार का, ठीक है। भारत सरकार को सुझाव देता है, विभिन्न मुद्दों पर मशविरा देने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, वह पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री होगा जो भी, वह नीति आयोग का स्वतः ही अध्यक्ष हो जाया करेगा। और फिर प्रधानमंत्री एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, सीईओ भी होता है, और पूरी तरह से परामर्श देने का इसके द्वारा काम किया जाता है। अब नीति आयोग ने क्या किया है कि अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट का नाम है सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, री इमेजिंग द सीनियर केयर पैराडाइज। और इस रिपोर्ट के माध्यम से नीति आयोग ने कुछ बातें सरकार से कही है, सुझाव दिया है। अब इस बात पर अभी ही विचार कर लेना चाहिए। यह जो रिपोर्ट दिया गया है वह सीनियर सिटीजन के संदर्भ में कहा गया है, वृद्ध लोगों के संदर्भ में। अभी जो देश जवान का देश दिखता है, युवाओं का देश दिखता है, नीति आयोग ने कहा है कि जनाब 2050 तक यही भारत देश जो है वह बूढ़ों का देश बनने वाला है। जैसे कि अभी आप जापान में देख रहे हैं, जैसे कि आप अभी कई यूरोपीय देश में देख रहे हैं, वह देश जो है बूढ़ों का देश हो चुका है। यानी कि वहां पर अधिकांश आबादी जो है वह वृद्ध लोगों की है। अब इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। एक तो प्रजनन दर गिरता चला जाता है, लोगों की जो है आयु की प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा उसका बढ़ना भी हो जाता है, मेडिकल सुविधा अच्छा होते जाता है। ये सब चीजें वजह मानी जाती है। हम सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के मुद्दा यह है, नीति आयोग ने सरकार से कहा है कि 2050 तक भारत जो है वह बूढ़ों का देश बनने वाला है। अब बूढ़ों का देश बनेगा तो कहा गया है कि भारत में 2050 तक 30 करोड़ 19 लाख की आबादी, उस वक्त की जो भारत की आबादी होगी उसमें से बूढ़े लोग होंगे। यानी कि तकरीबन मान के चलते हैं कि 31 करोड़ आबादी भारत की बूढ़ों की होगी। अब जरा सोच सकते हैं, बहुत सारे देश इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी पूरी आबादी भी 31 करोड़ नहीं है, और हमारे पास वृद्ध लोग 31 करोड़ होंगे। तो क्या भारत 2050 में जो स्थिति होने वाली है उसके लिए अभी से तैयार है? क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था के तरफ व्यक्ति जाता है उसका स्वास्थ्य कमजोर होते जाता है। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। कोविड-19 के दौरान हमने देख लिया कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। हम झेल गए, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को अभी से ही उस स्तर के लिए तैयार करने की जरूरत है। कुछ चुनौतियां हैं जो कि नीति आयोग ने सरकार के समक्ष रख दिया है, और कुछ संभावनाएं हैं और कुछ कार्य करने हैं, सुझाव हैं। ये सभी नीति आयोग ने सरकार को इस रिपोर्ट के माध्यम से बता दिया है। इस मुद्दे पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। यह मुद्दा जो है आपके जीएस के फर्स्ट पेपर इंडियन सोसाइटी और जीएस का जो सेकंड पेपर है सोशल जस्टिस, वहां से जाके जुड़ेगा। इसके अलावा यह जो मुद्दा है वह इथिक्स के टॉपिक से जाके जुड़ा गया। इससे में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट है इससे संबंधित। अब बुजुर्गों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ये पूरा लेक्चर आप देख लीजिए। हमारा पूरा लेक्चर जो है वह पूरी तरह से समर्पित है। आपके घर में भी वृद्ध लोग होंगे, आप उन तक ये वीडियो साझा कीजिए, उन्हें दिखाइए, खुद भी देखिए और चीजों के लिए जागरूक होइए। पूरे लेक्चर देखिए, हर बात से आप वाकिफ हो जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। बुजुर्गों के लिए कितना तैयार भारत, और जब ये बात कही जा रही है तो 2050 को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है। जब कहा जा रहा है देश की 30 करोड़ 19 लाख आबादी तब तक जो होने वाली है वह वृद्ध लोगों की होने वाली है।
तो इस टॉपिक पर बात करेंगे उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृत आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्स जारी कर रही है और उसके तहत यूपी पीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी का कोर्स शुरुआत हो चुका है या होने वाला है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया गया है 9555 इस नंबर पे कॉल करके या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर विस्तृत जानकारी लीजिए और यथाशीघ्र नामांकन करा लीजिए। चलिए मुद्दे के तरफ लौटते हैं। नीति आयोग रिलीज पेपर ऑन सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया। यहां पर सीनियर केयर की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। अब क्या क्या चीजें बताया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि 2047 तक, यानी कि भारत जब अपने आजादी का 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा होगा, उस वक्त भारत क्या होगा, एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन उस विकसित राष्ट्र के पास कई तरह की चुनौतियां उपलब्ध होगी और उस चुनौतियों में एक चुनौती जो बहुत बड़ा होने वाला है कि उस वक्त यह देश बूढ़ों का देश हो जाएगा। यानी कि जब हम अपने आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे ये 2047 तक, तब हमारा देश बूढ़ों का देश होगा और फिर बूढ़ों के कंधों पर इस देश की भार होगी। तो किस हिसाब से उस कंधे को मजबूत किया जाए, ये अभी से तैयारी करनी होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट में ही जरा देखते हैं। देखिए नीति आयोग ने किस नाम से रिपोर्ट दिया वो हम बात कर चुके हैं। उसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने कहा कि वर्ष 2050 तक जो स्थिति होने वाली है वह कुल जनसंख्या का, उस वक्त का जो कुल जनसंख्या होगा 19.5% जो है वह वरिष्ठ नागरिक होने वाले हैं। और वर्तमान में कितने लोग भारत में अभी वृद्ध की संख्या है, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या है। वरिष्ठ नागरिक कहने का क्या तात्पर्य, मोटे तौर पर हम लेते हैं 60+, 60 से अधिक के उम्र के जो लोग हो गए, 60 या उससे अधिक, है ना, उनको हम सीनियर सिटीजन मान लेते हैं। ठीक है, अभी देश में जो सीनियर सिटीजन का अगर परसेंटेज देखेंगे तो कुल जनसंख्या का 10% है। अब भारत के आज की कुल जनसंख्या अनुमानित अगर हम निकाल लेते हैं, चूंकि 2011 का हम जनगणना नहीं लेंगे, 2021 में भी हुआ नहीं है, प्रस्तावित है, लोकसभा चुनाव 2024 का होगा, उसके बाद यह किया जाएगा, जैसा कि गृह मंत्री साहब पहले ही बता चुके हैं। तो हम मान के चलते हैं कि भारत की अभी जो कुल आबादी है वह 140 करोड़ है। ठीक है, ऐसा अनुमान बताया गया है। तो 140 करोड़ का आप 10% निकाल लीजिए। 140 करोड़ का अगर 10% निकालेंगे तो तकरीबन यह आ जाएगा 10 करोड़ 40 लाख के आसपास। यानी कि इस देश की जो अभी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के आधार पर देखें, अनुमानित है ये सब, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देश में 10% अभी आबादी जो है वह अनुमानित तौर पर वृद्धों की है। यह बात, यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा पहले ही बता दिया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई है वरिष्ठ नागरिकों के खुशहाल जीवन के लिए, और उसको कुछ भागों में बांट दिया गया है। जैसे उनको सम्मान की बहुत जरूरत होता है, जैसे जैसे आपका उम्र बीतता जाएगा, आप बड़े होते जाएंगे, आपको यह चाहत होगी आपसे जो छोटे है उम्र में वो आपका रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे, आपको उस उम्र में बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी। इस चीज को देखना है, मनोविज्ञान का ये खेल है, ठीक है, इस बात को समझना है। तो आपके घर में जो आपके दादाजी होंगे या आपके पिताजी उस उम्र में होंगे, तो जरा उनके मन स्थिति को टटोलने का कोशिश कीजिएगा। गरिमामयी जीवन की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई है। गरिमामयी जीवन उनको उस वक्त चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए और सुरक्षा। सुरक्षा की यहां पर ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजों जो है ना, ये सामाजिक स्थिति है और मनोविज्ञान की स्थिति है। लेकिन ये जो सुरक्षा की स्थिति है, इसके तहत कुछ बातें हैं। एक तो बात है सामाजिक सुरक्षा की बात की जाएगी, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के बाद आर्थिक सुरक्षा की बात की जाएगी। आर्थिक सुरक्षा इस उम्र में पेंशन से संबंधित है या यहां पर बीमा वगैरह जो होता है इसको लेकर के बातें की गई है। इस सुरक्षा पर भी हम आ जाएंगे और इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से जो अभी चुनौतियां हैं उन चीजों को लेकर के रुझान, चुनौती और सुधार, ये रिपोर्ट इन सब चीजों की चर्चा करता हुआ नजर आता है। अब जरा रिपोर्ट को हम तह तक पहुंचते हैं, रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बढ़ती उम्र की जनसंख्या में वृद्धि की बात मैंने कहा कि पहले ही 10 करोड़ 40 लाख की आबादी जो है वह अभी वर्तमान में वृद्धों की है। यदि ये देखें तो प्रत्येक वर्ष कितने लोग बुजुर्ग हो रहे हैं भारत में, इसे समझने की जरूरत है। यह रिपोर्ट कहता है कि इस देश में प्रत्येक वर्ष 3% लोग जो है पर ईयर वो वृद्ध हो रहा है, यानी कि 3% लोग जो है हर साल वे
सीनियर सिटीजन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हर साल इतने प्रतिशत लोग सीनियर सिटीजन बन रहे हैं तो इनके लिए सुविधा देनी आवश्यक है। सुविधा आर्थिक भी होनी चाहिए और खास करके स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि 30 करोड़ 19 लाख की आबादी 2050 तक सीनियर सिटीजन की हो जाएगी। मैंने पहले ही एक चीज कहा कि इसकी वजह क्या हो सकता है। देखिए, वजह में 2-3 बातें कहा गया है कि प्रजनन दर कम गया है, यानी कि फर्टिलिटी रेट जो है वह लगातार गिरा है और रिपोर्ट कहता है कि वह 2.0 तक आ गया है, जो कि कम है। इसके तहत आप एक बात यह समझ सकते हैं कि यानी कि एक महिला जो है औसतन 2 बच्चे को जन्म दे रही है और इस वजह से प्रजनन दर यहां पर देखा गया है कि कम होता जा रहा है। दूसरी एक वजह है कि लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वह बढ़ रहा है और जीवन प्रत्याशा यदि आज की स्थिति में देखें तो तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, कॉस्मेटिक फील्ड जो है वह अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बुढ़ापा दूर खिसक रहा है और बुढ़ापा दूर खिसक रहा है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो यह तकरीबन तकरीबन 70 के आसपास चला गया। आजकल आप देखेंगे 65-70 के उम्र के लोगों से कई बार आप मिलेंगे तो आपको बिल्कुल बूढ़े जैसे लगेंगे ही नहीं, बिल्कुल अनिल कपूर टाइप लगेंगे। अनिल कपूर वो भी इसी एज में है लेकिन वो आपको वृद्ध दिखते हैं। कई सारे एक्टर्स देखिए, आप एक्ट्रेस देखिए, वो 60 के आसपास हैं, 60 के हैं, 65 के हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी वो वृद्ध नहीं दिखेंगे। फर्स्ट क्लास वो जिम जाते रहते हैं, अच्छा उनका एकदम जो है आप उनका स्वास्थ्य देखेंगे। तो यही कहा जा रहा है, मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि बुढ़ापा दूर खिसकता हुआ जा रहा है। 2 वजह मैंने बताया कि अच्छा स्वास्थ्य हो गया, खान पान हो गया, शरीर के प्रति जागरूकता हो गई और दूसरी बात जो मैंने एक और कहा आपसे कि कॉस्मेटिक, यानी कि ये जो सजावट है, क्रीम वगैरह लगाते हैं, ये सब चीजें, यह भी हमारे शरीर में जो है एक तरह से कह सकते हैं बुढ़ापा को थोड़ा दूर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब बातें यहां पर इस रिपोर्ट में पहले से ही दर्ज किया गया है। और भारत में अगली सदी तक होंगे 1/3 बुजुर्ग, यह बात कहा गया है। देखिए, वर्ष 2100 तक भारत की कुल जनसंख्या का 36% आबादी वह बुजुर्ग हो जाएगा। अब अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैंने आपसे कहा था कि 2050 तक यह तकरीबन 19% होगा, ये रिपोर्ट कहता है। और कहा जा रहा है कि 2100 तक में 36% देश की आबादी जो होगी वह बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों की संख्या मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन 10 करोड़ के आसपास है। 2000 से 2050 के बीच भारतीय बुजुर्गों की आबादी 56% बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो एज ग्रुप है वो 30 से 40 का ज्यादा है, तो ये सब एक साथ फिर 60 के हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अधिकांशतः लोग एक साथ बुजुर्ग होने वाले हैं। 60 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या क्रमशः 326% और 700% तक बढ़ेगी। वजह आप समझ गए कि अधिकांश तो लोग अभी युवा हैं, 30 साल 40 साल बाद एक साथ सभी लोग बूढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है। और इधर से युवा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? प्रजनन दर कम हो गया है और यहां पर एक क्या हो गया, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, तो यहां से जो है प्रोडक्ट, नए बच्चे जो कहें वो कम आ रहे हैं और पुराने बच्चे जो है, यानी कि पुराने बच्चे मतलब वृद्ध व्यक्ति जो है वह जो है अधिक उम्र तक जीवित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, औसत जो अगर आप देखेंगे तो फिर वह देश बूढ़ों का देश हो जाएगा, जो कि जापान में देखने को मिल रहा है, जो कि आप कोरिया में देखने को मिल रहा है, जो कि कई यूरोपियन कंट्रीज से झेल रहे हैं। यही बातें यहां पर कही जा रही है। 60% बुजुर्गों को दुर्व्यवहार और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा था मैंने, गरिमामयी जीवन की बात मैंने कहा था, उनको प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, मनोविज्ञान की मैंने बात कहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं यह भी होता है कि जो नए तबके के लोग हैं, हमारे आपके जनरेशन के लोग हैं, अपने आप में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपने घर के बुजुर्ग लोग जो है उनका हम देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से दुर्व्यवहार और भावनात्मक लगाव उनमें कम होता जाता है। 66% या तो बहुत गरीब है यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो, या गरीबी रेखा से नीचे है, और 39% या तो बहुत गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे है। यह बातें जो है रिपोर्ट के आधार पर कही गई है। यह आंकड़ा जो है 2011 के जनगणना के आधार पर लिया गया था। जरा राज्यवार स्थिति देख लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में कौन सा राज्य किस लेवल पर पहुंचता है। यहां पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति बताई गई है। यह जो है यहां पर कहा गया है कि 2036 तक जो आंकड़ा होने वाला है उसकी बात कही गई है।
हिमाचल प्रदेश में देखिए 19.6% जो आबादी है वह वृद्ध लोगों की हो जाएगी। पंजाब में 18.3%। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर अधिक पॉपुलेशन जो है वह वृद्धों की होने वाली है। वेस्ट बंगाल में तकरीबन 18, ओडिशा में 17, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 19%, तमिलनाडु में तकरीबन 21% आबादी जो है वृद्धों की होगी। केरला में अगर देखेंगे 23%, कर्नाटक में 17 और महाराष्ट्र में तकरीबन 17% आबादी जो है वह वृद्ध लोगों की होने वाली है। यहां पर अगर देखेंगे 2031 तक सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 951 महिलाएं हो सकती है। और यहां पर 60 प्लस में अगर आप देखेंगे सेक्स रेशियो की तो 1000 पर यहां पर 1078 हो सकता है। महिलाएं पुरुषों के तुलना में अधिक जीवन जीती है, उनकी जीवन प्रत्याशा जो है अधिक होता है। कई बार आप ये सुन भी चुके होंगे। तो यहां पर जो है इसीलिए महिलाओं की संख्या 60 प्लस सीनियर सिटीजन में बढ़ता हुआ नजर आता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल संबंधी अब चुनौतियां क्या क्या है यह भी रिपोर्ट कह रहा है। चुनौतियों में कुछ बातें जो है बताया गया है, जिसके तहत सबसे पहली चीज ये कहा गया है कि देखभाल और सहायता के लिए आपको एक व्यापक एकीकृत नीति बनाने की जरूरत है। और रिपोर्ट ने नीति आयोग ने एक सुझाव दिया। नीति आयोग ने कहा कि देखिए जनाब, सरकार से कह रही है कि एक पोर्टल बना लीजिए, ठीक है, एक पोर्टल तैयार कीजिए और यह पोर्टल जो है वह राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। राष्ट्रीय पोर्टल आप डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ जो है क्या हो पाएगा, यहां पर व्यापक एकीकृत नीति यहां तैयार किया जाएगा और इन सब वजहों से क्या हो पाएगा, देखभाल और सहायता में लाभ मिल पाएगा। ये चीजें कहा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि चुनौती यह है कि देश के जो 20% वरिष्ठ नागरिक है ना, दरअसल वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेंटल हेल्थ की यहां पर बात की गई है, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है बहुत जरूरी है। अगर आपके भी आसपास इर्द गिर्द दोस्त हों या कोई भी अजनबी व्यक्ति भी हो और मानसिक तौर पे बहुत स्वस्थ नहीं हो तो उनसे बातें कीजिए, उनसे आप घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो है ना वह दरअसल मस्तिष्क की समस्या है। कई बार बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और फिर उस वजह से बहुत सारी परेशानी होने लग जाती है। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और यही कहा जा रहा है कि 20% वरिष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। क्योंकि हमारे एज के लोग जो हैं अपने आप में इतने करियर में कह सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में इस तरह से बिजी हो गए, व्यस्त हो गए कि बुजुर्गों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। और समय भी है तो हम मोबाइल फोन में लगे होते हैं, रील्स देखते रहते हैं और बुजुर्ग बेचारे हमारे घर के किसी एक कोने में बैठे रहते हैं, उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है, लगातार वो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे होते हैं, इसकी समस्या उन्हें हो जाती है। वर्तमान में भारत की 71% वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और वहां पर देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे देश का जो विकास हुआ, अब अगर आप देखेंगे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर देश को बांट दीजिए दो भाग में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पे। अब देखेंगे क्या कि शहरी क्षेत्र का प्लानिंग बहुत अच्छे से किया गया, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छे से प्लानिंग नहीं किया गया। किसी भी आधार पर देख लेंगे सरकार ने यह काम किया है। इस वजह से क्या हो रहा है, एक समस्या तो आ गया कि पलायन की समस्या। अब लोग क्या कह रहे हैं, गांव छोड़ करके शहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको बेहतर जीवन चाहिए, है ना, बेहतर जीवन की जरूरत है। अब बेहतर जीवन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि शिक्षा आ सकता है, तो बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल कहाँ, शहर में, तो शहर चलो। स्वास्थ्य आ सकता है, बार बार शहर कौन जाए, तो अचानक से चलो शहर ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है, रोजगार हो सकता है। नौकरी चाकरी शहर में ज्यादा है, कंपनियां शहर में लग रही है, फिर गांव में रह के क्या करेंगे, युवा बेरोजगार रह जाएंगे, शहर चलो। उसके बाद जो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। अच्छी सड़कें हो गई, बिजली हो गया, पानी की सुविधाएं हो गई, ये सब कहाँ है, शहर में। मनोरंजन के साधन आज के समय नहीं छोड़ सकते, तो ये सब शहर में सुविधा है, तो पलायन होने लगा। अब जो है यहाँ पर धीरे धीरे देखा गया कि जो लोग गांव में रह रहे हैं, क्या है, 71% वरिष्ठ नागरिक की जनसंख्या गांव में है। इसकी वजह आपको एक पलायन नहीं नजर आता, बिल्कुल, क्योंकि जो युवा थे वो गांव से निकलते चले गए
और गांव में कौन रह गए? या तो महिलाएं रह गई या फिर उनके वृद्ध माँ बाप रह गए। तो वृद्ध माँ बाप गांव में रह गए, इसीलिए भारत गांव का देश है और गांव में 71% वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर स्वास्थ्य सेवा पहुंचा नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं, पंचायत स्तर तक हॉस्पिटल नहीं है, तो और जो है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहरों के हॉस्पिटल में तो जगह नहीं मिलता है, आप जब जाएंगे डॉक्टर की भारी किल्लत है इस देश में, और यहाँ पर इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, अस्पताल की भी सुविधा नहीं है और कोई बातचीत करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि घर में जो युवा था वो तो शहर जा चुका है रोजगार के लिए, रोटी कमाने के लिए, तो कैसे नहीं ये मेंटल हेल्थ से जूझेंगे। यही समस्या बहुत विस्तार से नीति आयोग ने सरकार के सामने रखा है कि आने वाला वक्त भारत में अगर आप मानव पूंजी की बात करते हैं तो बहुत अधिक समस्या होने वाली है, इसीलिए अभी से तैयार हो जाइए, नहीं तो पता चला आपकी रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, जिस मनुष्य के लिए बना रहे हैं, उन्हीं की हालत खराब है, वो उसका उपभोग करने के लिए बच ही नहीं रहे हैं, उस स्थिति में है ही नहीं। इसीलिए नीति आयोग ने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार से गुजारिश किया है इन चीजों को, इसीलिए आपको समझना बेहद जरूरी है। वर्ष 2017 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल डेटा के अनुसार यहां पर कुछ बातें कही गई है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आधार पर कहा गया है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल यहां पर देखिए 43 डॉक्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जरा सोच सकते हैं कि 1 लाख की आबादी है, उस पर केवल 43 डॉक्टर है। मान लीजिए ये 1 लाख लोग जो है बीमार हो जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए 43 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर इसके 50% भी बीमार होते हैं, कोरोना महामारी जैसे जो है कि विस्तृत रूप से फैलता है, तो ये डॉक्टर कैसे मैनेज कर पाएंगे? ठीक है, उसके अलावा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सब परेशानी है। और शहरी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, यहाँ 1 लाख की आबादी पर 118 डॉक्टर हैं, तो यहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से स्थिति अच्छी शहरी क्षेत्र की जरूर है, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, लगभग दुगुना हो जाता है, ठीक ना, बल्कि दुगुना से भी ज्यादा है, 3 गुना के आसपास है, लेकिन बहुत अच्छा स्थिति तो नहीं कह सकते, ये एक समस्या बना हुआ है। अब एक चुनौती क्या है कि प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी। ये प्रशिक्षण किनके लिए बात की जा रही है? वरिष्ठ नागरिकों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, इसकी बात की जा रही है। मैंने पहले भी कहा ना कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ समस्या क्या आ रही है? मेंटल हेल्थ की आ रही है, उनको सम्मान की बात की जा रही है, उनकी शिकायत है कि नए तबके के जो लोग हैं ये हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी देखभाल नहीं कर रहे, हमें अकेले छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है हमारे पास, हम समझ नहीं पा रहे हैं उनके फीलिंग्स को, ये समझना पड़ेगा। बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल का सीमित वित्त पोषण हो रहा है, यानी कि यहां पर 2 तरीके से, एक तो देखिए परिवार के आधार पर भी आप दे सकते हैं कि परिवार में जो खर्च हो रहा है वह खर्च कहां जा रहा है। दूसरी बात, सरकारी स्तर पर आप बजट में कितना फंड दिया जा रहा है बुजुर्गों के लिए, इस पर भी बात करने की जरूरत है। वरिष्ठ स्वास्थ्य देखभाल बीमा, यहां आपको बीमा कराने की जरूरत की जा रही है, ताकि आप इंश्योरेंस वगैरह करा लीजिए जब आपकी उम्र उस एज ग्रुप में पहुंच जाएगा, वरिष्ठ नागरिक वाले एज ग्रुप में, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और यहां असामाजिक सुरक्षा, और वह भी असामाजिक सुरक्षा इस तरह से कह सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वित्तीय ज्यादा होने वाला है। अगर पैसा होना तो फिर बहुत अच्छी जीवन चल जाता है ठीक ठाक फिर भी, लेकिन यहां पर सामाजिक सुरक्षा नहीं है, क्योंकि भारत में पेंशन की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बीमा को लेकर के भी लोग बहुत जागरूक नहीं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, और 60+ में कोई काम करने के लायक तो शरीर बच नहीं जाता है, फिर वो कैसे करेंगे? कई बार लोग क्या करते हैं ना, एफडी कर देते हैं, जो जमा पूंजी है उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या जीवन भर जो कमाते हैं उसको सेविंग करते हैं, और सेविंग करके सेविंग अकाउंट जो बैंक का होता है उसमें रखते हैं। अब इस पर बैंक जो है ब्याज देती है 3%, 4%। बैंक क्या करती है, यहां पर महंगाई जो बढ़ता है, इन्फ्लेशन, उसके आधार पर ये ब्याज रेट कम ज्यादा होता रहता है ना, बिल्कुल कम ज्यादा होते रहता है। अब इनके पास पैसा तो सेविंग अकाउंट में उतना ही था, अगर मान लीजिए ब्याज दर कम मिल गया तो महीने का, मान लेते हैं कि सेविंग है इनके पास, महीने का भारत के औसत एवरेज अगर देखेंगे तो मान लीजिए 8,000 रुपया जो है इनको मिल जाया करता है महीने का। एक दंपति बुजुर्ग है, इनकी आमदनी इतनी हो जाती है, बैंक से अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने जमा कर लिया है, उतना आपको परसेंटेज मिल गया। तो अब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई,
अब महंगाई बढ़ गई तो इनका जो ये घट करके वो आ गया 5,000 रुपये। अब 5,000 से इनका घर चल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर इनके पास जो है पेंशन है नहीं, बीमा है नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी इंश्योरेंस नहीं है, तो समस्याएं तो उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर यही हो रहा है, दरअसल यही बताया गया है कि अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर है। अधिकारों और प्रावधानों के बारे में सीमित जानकारी है बुजुर्ग व्यक्ति के पास। भारत में वैसे भी अगर आप देखेंगे ना तो 60+ जैसे जैसे लोग होते जाते हैं ना, वो पूरा से संत बनते चले जाते हैं, विचारों में, मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा बदलाव आते चला जाता है और संन्यास की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये हो जाता है कि वो खुद भी अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं हो पाते हैं। हालांकि आजकल चीजें थोड़ी सी बदल रही है, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज जो है सामने आ रहे हैं, कई सारे एनजीओ जो कि 60+ लोगों के लिए, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर उनके अधिकार और प्रावधानों के लिए लोग आगे आ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक संरचना में बदलाव और सामाजिक समर्थन की हानि। पारिवारिक संरचना, आप फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, भारत जो है वह परिवार का समुच्चय देखें, अगर इस समाज के तौर पर देखेंगे, आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ा होगा, उसमें परिवार को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने उसमें यह भी पढ़ा होगा कि परिवार का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। सिंगल फैमिली हम लोग बनते जा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली से हम टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चे भी अपने ग्रैंड फादर वगैरह से नहीं मिल पाते हैं और यही स्थिति उनके साथ होता जा रहा है। तो एक संरचना में जो बदलाव आ रहा है उसको वो बहुत अच्छे से जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सामाजिक समर्थन, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जीवन भर जो है 60 साल तक, 65 साल तक वो गांव में रहते हैं, वहां से रिटायर वगैरह होते हैं। अब उनका बच्चा रोजगार की तलाश में शहर आ गया है, वो शहर में रहने लगा है, लेकिन क्या होता है कि उसको बार बार अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए वह नहीं जा पाता है शहर में। वो नोएडा में जॉब करता है या गुरुग्राम में जॉब करता है, दिल्ली में या बेंगलोर में, तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स से कहता है ऐसा कीजिए पापा मम्मी, आप हमारे साथ शहर में शिफ्ट हो जाइए। अब बड़ी समस्या इनके साथ हो जाती है, पूरा जीवन गांव में गुजरा है। अब ये रह रहा है एक फ्लैट में, छोटे से फ्लैट में, गांव में खेत है, खुले वातावरण में वो रहे, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते यहाँ। अब दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में आते हैं, एक छोटे से कमरे में पूरा दिन कबूतर की तरह वो बंद रहने जैसा उनको फीलिंग आता है। किसी व्यक्ति को वो पहचान ही नहीं रहे होते हैं, तो पहचान की संकट यहाँ उपलब्ध हो जाती है, अजनबी जैसा उन्हें लगता है, समाज से कटा कटा सा महसूस करते हैं और फिर वही मानसिक स्वास्थ्य से जूझना पड़ जाता है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी बातें यहाँ पर कहा गया है। सामाजिक असमानता भी इसी के तहत शामिल किया गया है। अनुकूल बुनियादी ढांचे का अभाव है। देखिए, देश में कई बार सरकारों पर भी ये आरोप लगता रहता है, दुनिया भर की सरकार पे आरोप लगता रहता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना, वह इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को लेकर के तैयार किया जाता है कि उस देश का उपभोगकर्ता कौन है, जो मैक्सिमम जो है कंज्यूमर है उसको लेकर के। उपभोगकर्ता भारत का अधिकांशतः युवा है ना। युवा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, और यही बात कहा जाता है कि फिर बुजुर्गों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो यहां भी नीति आयोग ने कहा है कि आपको इन सब चीजों को सही करना पड़ेगा। देखिए, चुनौतियां तो नीति आयोग ने बता दिया, पहले कुछ डेटा दे दिया सरकार को डेटा से समझाया कि देखिए इतने प्रतिशत लोग बुजुर्ग होने वाले हैं, 2050 तक 30 करोड़ लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, जनसंख्या का 19%, 19.5%, अभी जो है 10% लोग बुजुर्ग हैं। बहुत सारे डेटा बता करके समस्या बता दिया। उसके बाद बताया कि देखिए चुनौतियां क्या क्या हैं, लेकिन यहीं पर नीति आयोग नहीं रुकती है। नीति आयोग, मैंने कहा ना, थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसने कुछ सिफारिशें दी, कुछ चीजें और बताया, कुछ चीजें को समझा दिया सरकार को कि ये चीजें करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सशक्तिकरण, सेवा वितरण और उनके समावेशन को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। देखते हैं, पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना। देखिए, हम जीवन भर जो भी काम करते हैं, हम कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, हम घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, दुनिया भर की चीजें, हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक मिनट ठहर के सोचिए कि इस सब चीजों का जो आपने पूरा साम्राज्य खड़ा किया है, इसका सुख भोग किसे करना है? इसी मानव शरीर को ना। और इसी मानव शरीर पर यदि आप सही से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने ही स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खान पान नहीं करेंगे, ये पिज्जा बर्गर ये इन सब चीजों को खाते रहेंगे, कचरा शरीर में डालते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका शरीर खराब होगा ही, ठीक है। फिर अधिक दिन तक आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यही कहा गया है, स्वास्थ्य साक्षरता की बात की गई है, यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होइए, समय समय पर चेकअप करवाते रहिए, चीजों को लेकर के
आपको जागरूक होना चाहिए, ये बातें कही गई है। मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाना पड़ेगा। अभी जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश का है, क्या आपको वाकई लगता है कि इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तकरीबन 40 करोड़, 30 करोड़ या 35 करोड़ बूढ़े आबादी को झेलने के लिए हम तैयार हैं? इसके अलावा बच्चे भी बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं, तो बूढ़े और बच्चे बीमार हो रहे हैं, महिलाएं भी बीमारी में उलझती जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी का उनका टर्म आता है। फिर इन सब चीजों को कैसे आप झेलेंगे, कैसे इससे बेड़ा पार पाएंगे? इसीलिए आपको एक अच्छा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जो बड़ी आबादी को झेल पाए। स्वास्थ्य सशक्तिकरण तथा समावेशन सुनिश्चित करने की बात की गई है, यानी कि सही स्वास्थ्य तक हर व्यक्ति की पहुंच हो जाए, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसा ना हो कि 1 लाख की आबादी पर ग्रामीण क्षेत्र में केवल 43 डॉक्टर हो। ठीक है, तो इस स्थिति से निपटना पड़ेगा। इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। टेली परामर्श सेवाओं का विस्तार करना पड़ेगा। काउंसलिंग की जरूरत है। बहुत सारे, मैंने कहा ना, अधिकांशतः समस्याएं जो है दरअसल वो समस्या नहीं होता है, वह वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो हमारी मानसिक समस्या है और वृद्धावस्था में मेंटल हेल्थ से ही ज्यादा लोग जूझते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाए, लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जाए। अब सामाजिक आधार देखते हैं। देखिए, सामाजिक समावेशन एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा जागरूकता बढ़ाने तथा सहकर्मी सहायता समूह की स्थापना करने की बात की गई है। आप उन सब चीजों के लिए, सामाजिक आधारों के लिए जो योजनाएं वगैरह है, आप जागरूक कीजिए और उस एज ग्रुप के लोगों को एक साथ लाइए ताकि वह आपस में बातचीत वगैरह कर सके। सुरक्षा उपाय और कल्याणकारी योजनाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच आप सुनिश्चित कर दीजिए। भरण पोषण कल्याण अधिनियम को मजबूत बनाइए ताकि यहां पर किसी भी प्रकार से, चाहे वो सामाजिक आधार हो, आर्थिक आधार हो, व्यक्ति कटा हुआ महसूस ना करे। आर्थिक वित्तीय आधार पर देखिए, वरिष्ठ देखभाल संबंधी उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर में सुधार करना। यहां हम जरा ठहर के समझ लेते हैं, यह जरूरी है और नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा किया है। नीति आयोग ने कहा है कि टैक्स सिस्टम जो फिलहाल देश में है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। अब ये कहने का क्या तात्पर्य, आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टैक्स सिस्टम कहने का तात्पर्य यह है कि इनका कहना है कि अभी जैसे जीएसटी के माध्यम से चीजें हो रहा है, तो लोग जो है, आप जो भी सामान खरीदते होंगे, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, हम में से सब लोग कर रहा है ना? तो इनका कहना है कि देखिए, आप उन सामानों पर, ऐसे जितने प्रोडक्ट हैं जो कि आपको लगता हो कि इस प्रोडक्ट का ज्यादातर इस्तेमाल वरिष्ठ नागरिक करते हैं, उस पर टैक्स कम कर दीजिए। तो क्या होगा कि आप जब वो वरिष्ठ नागरिक जाएंगे बाजार में उस सामान को खरीदने के लिए, तो उन्हें वह किफायती दर पर उपलब्ध हो जाएगा, कम खर्च करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वरिष्ठ नागरिकों का पैसा बचेगा और पैसा बचेगा तो उसका वो उपभोग जो है वह स्वास्थ्य सेवाओं में कर सकते हैं या अपने भरण पोषण में कर सकते हैं। तो ये फायदा एक बताया गया है, यानी कि वित्तीय पोषण की यहां पर बात की गई है कि किसी भी लिहाज से यहां पर आपको सामानों की कीमत कम करनी पड़ेगी और उसमें क्या करना पड़ेगा, जो टैक्सेस हैं आप उसमें बदलाव कर दीजिए। ये टैक्स आप सिर्फ जो है केवल बदलाव किनके लिए कीजिए, सीनियर सिटीजन के लिए कीजिए। एक सुझाव दिया गया है, क्या पता आने वाले समय में सरकार बजट में बड़ा बदलाव कर सकती है। यहां पर निजी क्षेत्र को भी लेकर के बातें किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर आप आगे बढ़िए और आप क्या कीजिए। यहां पर नीति आयोग ने एक मॉडल दिया है, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार के पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि सभी काम अच्छा से कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, ना प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी क्षमताएं हैं, वो पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं करते हैं। तो फिर क्या किया जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, दोनों हाथ मिला लें, एकता में बल होता है, आपने पढ़ा होगा, और दोनों पार्टनरशिप करें और पार्टनरशिप करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर दे, ये कहा गया। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर से सीएसआर की बात की गई। सीएसआर आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पे, आप जब सामाजिक मुद्दे पढ़ रहे होंगे जीएस में तब भी पढ़ा होगा और आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, कंपनी को ये करना होता है। तो इनसे कहा गया कि आप जो है सीएसआर के तहत आप क्या कीजिए, उन क्षेत्रों में अधिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में अधिक कीजिए इन्वेस्टमेंट, ताकि वृद्ध लोगों तक इन सब चीजों की पहुंच आसान हो जाए। ये कुल मिलाकर के ये सब बातें यहां पर की गई। अब आज के समय में हम हैं तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किए बिना नहीं रहा जा सकता, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, दिव्यांग के लिए हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति के लिए हो। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको बात करनी पड़ेगी। तो डिजिटल डिवाइसेस जो हैं इस तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा टेली काउंसलिंग के द्वारा बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जो अस्पताल नहीं जा पाते हैं, है ना, जाने में असुविधा होता है, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी जांच पड़ताल करा सकते हैं। तो ये सब चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रिपोर्ट है, अब रिपोर्ट जाने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप मेल कर दीजिए। तो इसकी जानकारी तो होना चाहिए उन्हें, मेल करने की जानकारी होना चाहिए, वो डिजिटल डिवाइसेस का यूज करना आना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना होगा। कई बार हम कहते हैं एज गैप है हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच। आप ध्यान से समझिएगा कि वाकई ये एज गैप का मामला है या फिर ये डिजिटल गैप का भी मामला हो जाता है। कई बार आप देखेंगे आप और आपके जो छोटे भाई हो, भांजा हो, उसमें बहुत फर्क नहीं होगा आपके विचारों में, क्योंकि आप सब जो है, हम सब जो है टेक्निकल एज ग्रुप के हो गए, हम डिवाइसेस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं और हमारे पिताजी और दादाजी, उनमें देखिएगा विचार एक जैसा मिलता होगा। तो क्या हो गया है, बीच में क्या हो गया है कि पूरी तरह से भारत में अचानक से क्या होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और हमारे जो फोर फादर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो डिजिटल साक्षरता नहीं उन पे आ पाया है, क्योंकि उन्हें बहुत जरूरत भी नहीं लगा। और हम लोग जो है पैदाइशी तौर पर डिवाइसेस का यूज करने के लिए बने हुए हैं, तो हम बहुत सहज हैं इन चीजों के लिए। तो यहां पर अगर स्थिति सही करना है तो डिजिटल साक्षरता भी बढ़ाने की जरूरत है, ये कहा गया है। अब यहां पर जरा देखते हैं कि आश्रित आबादी की समस्या। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आश्रित आबादी कहने का क्या मतलब है। देखिए, आश्रित आबादी वह होता है जो किसी पर आश्रित रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में पापा आपके हैं, वह कमाते हैं, जॉब करने जाते हैं और उनके कमाए जो धन होता है, वेतन होता है, उससे घर में मान लीजिए 5 लोग खाते हैं। आपके दादा जो होंगे, मम्मी, आप और आपके बहन हो गए, तो 5 लोग, यानी कि 4 लोग जो है आपके पिताजी के इनकम पे आश्रित है। वो चारों इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी न किसी तौर पर वो निर्भर हो रहे हैं। यही बात कही जा रही है। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है, उस जनसंख्या में वृद्धों की बात की जा रही है, बढ़ेंगे, तो वो वृद्ध जो होंगे वो कार्यबल से एक समय बाद बाहर हो जाएंगे। कार्यबल से बाहर होने का तात्पर्य है कि काम नहीं करेंगे, तो फिर वो उन्हें इनकम भी नहीं मिलेगा। तो इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी जरूरतें तो है, और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए फिर क्या होगा, वो किसी न किसी पे आश्रित हो जाएंगे। तो अपने घर के जो नौजवान हैं, जो बेटा है उनका, उसके साथ जो रोजगार का साधन जुड़ा हुआ है, वो जो वेतन लाएगा उस पर निर्भर हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरह की आबादी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 2050 तक ज्यादा हो जाएगा। तो फिर यहां पर आश्रित आबादी की समस्याएं भी अधिक होगी। तो क्या क्या समस्या हो सकती है उस पर बात करना जरूरी है। मामला समझ गए क्या है। जनसंख्या की उम्र बढ़ने की घटना समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, जिसमें स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी शामिल है। भारत में लगभग 66% जनसंख्या आश्रित है, यानी कि 66% जनसंख्या जो है वह किसी न किसी पर निर्भर है। तो यहां पर इसे भी बेहतर करना पड़ेगा, तभी इंडिया का जीडीपी अच्छा हो पाएगा, ठीक है। अब यहां पर 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के व्यक्तियों को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। कार्यबल जो है यहाँ 14 के बाद से गिना जाता है, 14 से 59 के आसपास, ठीक है। तो ये यहाँ पर, लेकिन 0 से 14 जो हो गया, ये इनकम जनरेट नहीं करता है, और 60 प्लस जो है, ये भी जनरली ऐसा माना जाता है, इन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। और इस आधार पर देखेंगे तो जनसंख्या का कुल 66% जो आबादी है वह आश्रित माना गया। वर्ष 2021 की लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बातें कही गई आश्रित आबादी के संदर्भ में, और कहा गया कि 75% पुरानी बीमारियों, कार्यात्मक सीमाओं और अवसाद ग्रस्त लक्षणों और जीवन की असंतुष्टि से पीड़ित है। कौन? ये आश्रित आबादी। और आश्रित आबादी कितने? 75%। कहने का मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊं तो भारत में जो सीनियर सिटीजन है, उस सीनियर सिटीजन में जो 75% आबादी है वो स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। उनको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, उनको हेल्थ केयर की जरूरत है, उनको इलाज के लिए पैसे अधिक खर्च करने की जरूरत है। यानी कि 75% आबादी जो है बुजुर्गों की आज की तारीख में वह बीमार है। ये मामला समझ में आ गया। इसीलिए यहां पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता की बात की गई। अब यहां पर समझ लीजिए स्वास्थ्य समस्याओं के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इस पर जरा गौर करते हैं। स्वास्थ्य समस्या के 4 मुख्य प्रकार, 4 भाग में हमने डिवाइड कर दिया है। 4 भाग। एक कह सकते हैं संक्रामक स्वास्थ्य समस्या जो फैलता है, जैसे कोविड-19 वगैरह था। उसके बाद डिफिशियंसी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो गई। फिर एक स्वास्थ्य समस्या क्या है? वंशानुगत स्वास्थ्य समस्या। आपके पिताजी को था, उनके दादाजी को था, या हो सकता है आपके नाना जी को रहा हो, नानी का रहा हो कि नहीं, तो वंश से आ गया, ठीक ना। बहुत सारी चीजें हमारे जैसे बाल झड़ना होता है ना, तो वंश से आ जाता है। आपके पिताजी का था तो आपको भी हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वंशानुगत कुछ समस्याएं होती है।
कुछ शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, दिव्यांगता भी एक चीज इसमें ले सकते हैं, या फिर और भी तरह की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो वह शारीरिक समस्या के तहत आएगा। सिल्वर इकोनॉमी की बात की गई। सिल्वर इकोनॉमी पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में आया, और सिल्वर इकोनॉमी जब भी आप पढ़ें आपको दो तीन बातें ध्यान में रखना है। सिल्वर इकोनॉमी की बात जो है ये ओल्ड एज के लोगों के लिए ही कहा गया। ओल्ड एज के लोगों को ध्यान में रखते हुए जब इसकी बात की गई तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखा गया। यानी कि देखिए, सबसे पहली चीज क्या होता है, किसी भी वस्तु और सेवा का ओल्ड एज की बात की गई और गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई। इस दोनों स्तर पर अगर आपको देखना है तो क्या क्या होगा, उत्पादन होगा। उत्पादन होगा, उत्पादन किसी भी चीज का होता है। मान लीजिए जैसे कोविड-19 के दौरान मास्क का बहुत ज्यादा उत्पादन तो भारत में नहीं होता था, तो उत्पादन उस समय हुआ। उत्पादन होगा तो क्या होगा, वितरण भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों तक उसे पहुंचाया जाएगा, शहर से गांव तक, गांव से मोहल्ले तक, हर लोग तक, हर परिवार तक उसको पहुंचाया जाएगा। और इसका कंजम्पशन भी होगा, वितरण हो रहा है, खपत हो रहा है। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए एक पूरी तरह से सिस्टम डेवलप किया जाएगा ना, एक चेन पूरा तैयार किया जाएगा। तो इसी चेन को, ये चेन जो है समर्पित ये ओल्ड एज के लोगों के लिए होगा। इसे ही सिल्वर इकोनॉमी कहा गया। मामला समझ में आ गया जो मैंने कहा? तो कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा किफायती बना दीजिए, ठीक है। सिल्वर इकोनॉमी में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उद्देश्य ओल्ड एज के लोगों के लिए है, तो वहां तक पहुंच पाए ये बातें किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए, वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों की क्रय क्षमता का उपयोग करना। यह बातें समझ में आ गया जो मैंने कहा था, उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना। वर्तमान में 1/3 लगभग 34% भारत के वरिष्ठ इस नागरिक जो है वह कार्यरत है। तो यहां पर एक चीज तो ये हो गया, और दूसरी चीज जो 60+ के लोग हैं, अगर यहां पर इनको भी कार्यबल में शामिल किया जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए इकोनॉमी में कि इनसे भी इनकम जनरेट हो सके, तो कहां पर फायदा मिलेगा, ये सिल्वर इकोनॉमी की फिर बात की गई। मामला पूरी तरह से समझ में आ गया, यही बातें यहां पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं की चर्चा करते हैं। हमने समस्या देख लिया, हमने सिफारिशें नीति आयोग का देख लिया, अब हम देखते हैं कि सरकार इनके लिए क्या कर रही है। क्या क्या सरकार के पास स्कीम है सरकार के पिटारे में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, देखिए यहां पर बहुत सारी योजनाएं हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए, सभी की चर्चा करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है और आधे घंटे में आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो कुछ जो है प्रमुख योजनाएं उसकी बात मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली आज के समय में जिस तरह से आप मुझे यूट्यूब से सुन रहे हैं, आपके लिए क्या है, गूगल है। गूगल अच्छा टीचर है आज के समय में। आपको क्या करना है, इस योजना का नाम टाइप करना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं, मुख्य बातें 4-5 नोट कर लेना है। तो एक नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दूसरा वरिष्ठ नागरिक हेतु एकीकृत कार्यक्रम। अभी जो सिफारिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा, मैंने पहले भी कहा, एक राष्ट्रीय पोर्टल की बात की गई है, और इस कहा गया कि एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाइए ओल्ड एज के लोगों के लिए, और यह केयर कर सके उनका, यहां से सारी चीजें हमें डेटा वगैरह मिल जाएगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, संपन्न योजना, ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली इसके तहत किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सक्रेड पोर्टल, नौकरी तथा कार्य के अवसर प्रदान किया जाता है। कुछ ऐसा ही अभी ये सिफारिश भी दिया गया है। एल्डर लाइन की सुविधा, एल्डर लाइन की सुविधा क्या है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मैंने पहले भी कहा कि टेली काउंसलिंग की आवश्यकता है, या उन्हें किसी भी तरह की समस्या है, कई बार उनके पास पैसे नहीं होते, रिचार्ज नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, टोल फ्री नंबर जारी कीजिए और फ्री में कर दीजिए उन सब चीजों को। तो ये काम अगर करते हैं तो वहां भी लाभ देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंध क्या है, योजनाएं हमने देख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना है, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, विभिन्न राज्य सरकार योजनाएं चलाती है, पेंशन वगैरह देने का काम करती है, ये सब पे थोड़ा नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। अब यह संविधान क्या उपबंध करता है, अगर देखेंगे कुछ अनुच्छेद की मैं बात करता हूं, और इस तरह की जो है कल्याणकारी राज्य की योजना की बात संविधान में जहां की गई है, उसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यह संविधान के भाग 4 में आपको मिल जाएगा, मूल संविधान के भाग 4 में, और ये आर्टिकल है 36, आर्टिकल 36 से 51 तक आप देख लीजिएगा। इसके अंदर डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। अब ये डीपीएसपी के संदर्भ में चूंकि मैं यहां पर आ रहा हूं तो थोड़ा सा जान लीजिए, यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है।
ठीक है। हालांकि कई ऐसे चीजें हैं जो 36 से 51 तक बनाया गया, उसको कानूनी अमली जामा पहना कर करके उसको बाध्यकारी बना दिया गया राज्य के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपसे यहां ध्यान रखना है। आप इसके लिए अदालत में नहीं जा सकते हैं कि राज्य मुझे नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बताया गया गांधीयन फिलोसफी है, समाजवादी फिलोसफी है ये। ठीक है, राज्य से ये उम्मीद की जा रही है कि जब राज्य की अच्छी स्थिति हो जाए, संसाधन राज्य के पास बेहतर हो, तब राज्य ये काम करे, जन कल्याण के लिए अमुक अमुक काम करे। ये सब बातें समझ में आ गया मामला। अब यहां पर देख लीजिए, तो 2-3 अनुच्छेद की मैं चर्चा कर देता हूं। आर्टिकल 41 जरा देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 41 के तहत कहा गया राज्य द्वारा नागरिकों के सार्वजनिक सहायता पाने में अधिकार सुनिश्चित करने की बात की गई। अब यहां पर नागरिक की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है सभी नागरिक आ जाएंगे, और सभी नागरिक आए जाएंगे तो यहां पर जो ओल्ड एज के लोग हैं यहां, और इनको सार्वजनिक सहायता की ज्यादा जरूरत होगा, तो यहां पर 41 की जरूरत पड़ गई। अब अनुच्छेद 46, देखिए कभी बार आप एस्से वगैरह लिखते हैं ना, या आंसर राइटिंग करेंगे, तो यदि आप इस तरह से चर्चा करेंगे, जिस तरह से फॉर्मेट बना हुआ है पूरा, इस तरह से चर्चा करेंगे, आर्टिकल वगैरह लिख देंगे, तो आपका वेटेज जो है आंसर राइटिंग का वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 46 देखेंगे तो कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, दिव्यांग के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। तो राज्य से ये उम्मीद किया जा रहा है कि आप इसे लागू कीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, आप जानते हैं संविधान में कितनी अनुसूची है फिलहाल? 12 अनुसूची है। ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूची, कंफ्यूज नहीं होना। तो अनुसूची जो है वह 12 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में वृद्धावस्था में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि विभिन्न राज्य क्या करती है, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की रकम जारी करती है। कोई राज्य जो है 600 रुपया, कोई राज्य 1200, कोई 1000, इस तरह से जारी किया जाता है। ठीक है, और राज्य समय समय पर इसमें बढ़ोतरी भी करते रहती है। तो इन सब चीजों को 7वीं अनुसूची में ये जो वृद्धा अवस्था का पेंशन है, इसके तहत शामिल किया गया, सामाजिक सुरक्षा की वहां पर बात की गई है। ये पूरा डिबेट आप समझ गए किस तरह से नीति आयोग ने यहां पर सबसे पहले आंकड़ा रखा भारत सरकार के समक्ष, उसके बाद बता दिया कि इन आंकड़ों के आधार पर देख लीजिए 2050 तक आपके देश में तकरीबन 30 करोड़ लोग, यानी कि तकरीबन 20% जनसंख्या का आबादी बूढ़ा होने वाला है। फिर कुछ सिफारिशें कर दी, फिर कुछ समस्याएं बता दी, फिर चुनौतियां बता दी, फिर समाधान भी बता दिया कि ये काम कर लीजिए, हो जाएगा। तो इसलिए पूरी तरह से आप इसे समग्रता में पढ़िए। इसके अलावा मैंने आपको अलग से कुछ प्लानिंग बता दिया, इसके अलावा संविधान के कुछ उपबंध बता दिए, कुछ नियम कानून। पूरी तरह से जब भी वृद्ध लोगों पर यदि एस्से आता है, आपको आंसर राइटिंग करना हो, तो आप इस टॉपिक को देख लीजिए, पूरे अच्छे से एक नोट तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, कुछ योजनाओं को आप गूगल से नोट कर लेना है। अब इस पर एक प्रश्न है, प्रीलिम्स के स्तर का प्रश्न है, जरा देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे डिबेट को आपने सुना है, उसी के आधार पर यह प्रश्न है, तो सही से देखना है, सही कथन आपको पहचानना है। नीति आयोग ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल पर स्थिति पत्र जारी किया है। इस स्थिति पत्र के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का 19.5% तक हो जाएगी। तीसरा, इस स्थिति पत्र के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 18% वरिष्ठ नागरिकों के पास ही स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा उपलब्ध है। ये 3 कथन यहां पर दिया गया है। आपको देखना है कि ये पूरे लेक्चर में जो मैंने डिबेट में किया हूं, आपको ये देखना है कि इसके आधार पर क्या ये तीनों कथन सही है या गलत है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो सही विकल्प लगे वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके घर में भी यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनका जरूर ख्याल रखिए। और किस तरह से आप ख्याल रखते हैं, क्या वे भी सामाजिक अलगाव को महसूस कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य जुड़ रहे हैं, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके विचार का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।